हेलो स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे जो आर्टिकल देख रहे हैं वो है एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे जो है हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को काम में लेंगे। इसके लिए जैसे ये कोई एटम है, यहाँ न्यूक्लियस है और ये यहाँ इनफाइनाइट से जो है कोई अल्फा पार्टिकल, इस पे हम जो है वो बम्बार्ड मान रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सपोज करिए r है और ये डिस्टेंस हम यहां पे जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं इनफाइनाइट। ये अल्फा पार्टिकल है जिसका कि मास m अल्फा और वेलोसिटी v अल्फा है। तो इसको यहां टारगेट किया गया है। लेट अस दिस इज 1 नंबर पोजीशन and this is say 2 नंबर पोजीशन। तो इससे थोड़ा न्यूक्लियस की साइज का भी आइडिया जैसे इस एक्सपेरिमेंट से लगा। अब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, हमने एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे अप्लाई किया। एनर्जी कंजर्वेशन कहां पे? एट द पोजीशन 1 एंड एट द पोजीशन 2। तो हम कह सकते हैं कि P1 प्लस Ke1 इज इक्वल टू P2 प्लस Ke2। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला जैसा अपने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखा था, K Q1 Q2 ओवर R। तो जब P1 के लिए मैं ये डिस्टेंस जो ले रहा हूं यहां से इनफाइनाइट यानी कि 1/0, तो ये मेरी P1 क्या हो जा रही है? ये ऊपर जाएगा तो ये हो गई 0, है ना। और यहां एक तरह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली सिचुएशन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं हाफ mv², तो हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। जी ये 2 पॉइंट एक डेड पॉइंट हो गया इस डायरेक्शन में। जैसे अल्फा भी पॉजिटिवली चार्ज ही है, वो हीलियम का न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियसली जो है वो न्यूक्लियस की ओर जा रहा है, तो ये और इस डायरेक्शन में आगे नहीं जा पा रहा। सेम चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे जो है मैंने इसको 0 पुट किया। इसके बाद जैसा कि ये P2 है तो यहां के Q1 मेरा क्या है? Q1 है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा मेरा हो गया चार्ज उसका 2e। कैसे हुआ देखो, अल्फा हीलियम का न्यूक्लियस है। अब 1 प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो 2 प्रोटॉन पे चार्ज हो गया 2e। तो ये तो मेरा जो वैल्यू आ गया Q1 का। ऐसे Q2 जो आ गया वो न्यूक्लियस के लिए और उसका वैल्यू हो गया Ze। अगेन सेम यूनिटरी मेथड से 1 प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ? E, तो Z प्रोटॉन का कितना हुआ? Ze। तो इसे भर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में। तो ये 2e और ये मेरा हो गया Ze। दिस द 2e और ये Ze Q2 ओवर R। तो यहां से मैं R फाइंड कर लूंगा
और उसका फॉर्मूला जो यहाँ पे हो गया, ये 2 उधर चल गया है, ये तो 0 ही है, तो 4k ZE स्क्वायर ओवर m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, दिस द फॉर्मूला विच इज इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से की पॉइंट को सुन लीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन लिया है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ सारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काइनेटिक पोटेंशियल में बदल गई और डेड पॉइंट हो गया काइनेटिक के हिसाब से, इस डायरेक्शन में सेम चार्ज में रिपल्शन होगा और नहीं जा रहा है तो वो 0 हो गया। यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे पोटेंशियल का लगा दिया, Q1 अल्फा हो गया 2e, Q2 न्यूक्लियस ZE हो गया, तो उनको भर दिया यहाँ, और r डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। और इसमें एक गौर करने वाली बात है कि जैसे अगर यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ अल्फा ज्यादा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगी। तो मैं शूट कर रहा हूं यहां से और ज्यादा वेलोसिटी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी शूट कर रहा हूं, तो और वो पास तक जाएगा ना, तो ये अपन डिस्टेंस तो यहां से मेजर कर रहे हैं, तो ये कम होगी, क्रॉस का रिलेशन मैथमेटिकली। और अगर जेड ज्यादा है तो फिर जैसा कि हम इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी ज्यादा होगी। इसको अपन क्वालिटेटिवली समझें तो भाई अल्फा पॉजिटिव अपन यहां से शूट कर रहे हैं और ये न्यूक्लियस ज्यादा प्रोटॉन रखता है, तो जहां रिपल्शन करेगा तो जहां पास नहीं आने देगा, दूर ही रखेगा, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जैसे यहां से मेजर कर रहे हैं तो ये आर जो है यहां पे ज्यादा हो जाएगी, इस तरह से। अब इस आर्टिकल में हम एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये कोई और पोजीशन है 3 एट सम डिस्टेंस r1, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहां पे अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगेन अप्लाई करेंगे अपन एनर्जी कंजर्वेशन को ही पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3 के रेस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं कि PE1 प्लस KE1 इज इक्वल टू PE3 प्लस KE3। अभी प्रूव किया ही था, ये तो इनफाइनाइट पे है 1.0, ये हो गया हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, ये हो गया, मास तो बदलेगा नहीं, कोई सी भी पोजीशन में अल्फा का m अल्फा ही रहा, तो हाफ m अल्फा v डैश अल्फा स्क्वायर। और जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई कि Q1 अभी निकाला ही था, अल्फा का चार्ज, तो वो क्या होता है 2e, न्यूक्लियस का ZE, डिस्टेंस अब कितनी है r1, ठीक है। तो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से अब QR1 एंड 3 पे हमें ये रिलेशन आ गया, जिससे हम यहां पे v डैश अल्फा को फाइंड कर सकते हैं। तो गौर करिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि यहां पे वेलोसिटी अल्फा की v डैश अल्फा है, ठीक है, और यहां पे v अल्फा है, तो इनमें ऑर्डर क्या होगा? What will be the answer? V alpha is greater than V dash alpha, क्यों? यहां तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, यहां थोड़ी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में भी बदल गई, दिस मच। तो पॉइंट ये है कि जो मास ऑफ अल्फा तो बदलेगा नहीं, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तो कम हो गई, थोड़ी पोटेंशियल में बदल गई, तो m अल्फा तो वही रहा, तो ये कम काइनेटिक एनर्जी करने के लिए ये वेलोसिटी जो वैल्यू होनी चाहिए ये यहां पे कम होनी चाहिए। तो किन्हीं सर्टेन डिस्टेंस में ये बिल्कुल क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच किस ऑर्डर की आएगी, जहां से थोड़ा न्यूक्लियस की रेडियस का एस्टिमेशन होगा, वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर
और वी कैन से 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर और 10 to the power minus 15 मीटर के ऑर्डर की। इसे मैं 1 फेम्टोमीटर और 1 फर्मी मीटर भी कह सकता हूं कि भाई बिल्कुल ये यहां ही आ गया है ना। तो वो आर का फॉर्मूला था ही सही, 4 के जेड स्क्वायर एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। तो बिल्कुल यहां आ गया, क्लोज डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का ऑर्डर हो गया, ये 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर और 10 to the power minus 15 मीटर। जी आर एटम किस ऑर्डर का होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। तो जैसा हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है? 10 to the power minus 10 मीटर। दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको जो है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ द एटम, इनका ऑर्डर बताना है कि न्यूक्लियस जो है कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम का एटम के ऑक्यूपाई करता है। तो ऑब्वियसली यहां पे हम इनको स्फेरिकल मान रहे हैं, डेटा भी आपने देखा ही सी, आर क्यूब, चलिए SI में लगा लेते हैं। तो ये कितना है? दिस। और जी ये कितना है? आर एटम 10 to the power minus 10। सॉल्व किया तो -45 और -30, तो माइनस ये मेरे आ रहा है 15। मतलब क्या हुआ? होने को तो एटम इतना छोटा होता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस कितना छोटा है आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि बस इतना सा फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10 to the power 15 टाइम्स जो है वो बिगर है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि माइक्रोस्कोपिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियस जो है वो क्रिकेट बॉल जितनी साइज का अपन रियल लाइफ एग्जांपल से करें, तो एटम उसके अराउंड ऑलमोस्ट रेडियस 5 किलोमीटर में होगा। तो आप सोच सकते हैं कि एटम अपने आप में इतना छोटा है और उसमें भी न्यूक्लियस का जो है वो साइज कितना छोटा है। अब सभी न्यूक्लियस तो एक जैसे होते नहीं, उनमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं। तो इनके अंदर एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का फॉर्मूला होता है आर न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जहां आर नॉट इज अ कांस्टेंट और ए यहां पर है मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर। ए क्या है जी? मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर। आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एक रेंज में होती है, लाइक आई कैन से दिस वैल्यू इज 1.1 to 1.44 और इस इंटू 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर इस ऑर्डर की होती है। तो अगर नहीं दी हो तो हम ये लेते हैं 1.33 इंटू 10 to the power minus 13 इंटू a to the power 1/3 और यूनिट क्या आ गई? सेंटीमीटर। तो यहां से हमने ऑर्डर लिया है 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर आर न्यूक्लियस का। अब इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं कि
दो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर नंबर हमें दिया हुआ है A1 8 और A2 हमें दिया हुआ है 27। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेकंड न्यूक्लियस कितना होगा, है ना? तो R1 बाय R2 निकालना है। ऊपर वाला फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट और दिस वी आर यूजिंग। तो 8 का क्यूब रूट कर लेते हैं, कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया 27 का क्यूब रूट, देन दिस विल बी 3। अगर इन न्यूक्लियस के वॉल्यूम को कंपेयर करवा लें तो न्यूक्लियस को भी स्फेरिकल जैसे यहां माना था, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगेन फिर वो आपके जो है वो 8/27 इस तरह से क्यूब होके आ जाएगा।